हिंदुत्व से विकास तक योगी का यूपी पर। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ गया है। दीपक सोनकर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। दीपक सोनकर जी, आप ही से शुरुआत, क्योंकि देखिए हिंदुत्व के मुद्दे पर जब बीजेपी आगे बढ़ती है, हिंदुत्व की बात करती है, श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा करती है, तो विपक्ष को रास क्यों नहीं आता आपका हिंदू राग? विपक्ष बार बार कहता है कि महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, युवा परेशान है, अपराध बढ़ रहा है। दीपक सोनकर। आप अपना फोन लगा के कान पे लगा के बात कीजिए, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, जिस तरीके से आज इस अभी ठीक है, आवाज आ रही है जी सर, अभी ठीक है। हाँ, जिस तरीके से सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है, श्रद्धालुओं के साथ उनकी श्रद्धा को बढ़ाने का काम किया गया है, हाँ। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही किया जा रहा है। और किस तरीके से देखिए, कुंभ को भी हमने देखा कि कितना बड़ा महासभा, कुंभ में भी भीड़ इकट्ठी कितनी संख्या में हुई, और जिस तरीके से आज मौनी अवस्था के साथ, श्रद्धा के साथ, सनातन परंपरा के साथ कितनी संख्या में लोग वहां पर गंगा स्नान कर रहे हैं, श्रद्धा के भाव कर रहे हैं, और उन्हीं श्रद्धालुओं का सम्मान करने का भी दायित्व हमारा है, उस जनता की चिंता करने का भी दायित्व हमारा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उस श्रद्धा के सम्मान में श्रद्धा की परंपरा को साथ बढ़ाने के लिए ऐसा काम किया। दूसरी बात, रही बात जिस तरीके से विकास की योजना की और मॉडल की, हमने भी साहब उत्तर प्रदेश का 2017 का पहले का दृश्य देखा है कि किस तरीके से अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, और वही आज अपराधियों को जेल में भेजने का काम किया गया है। वही उन गरीबों की, दलितों की जमीनों को हथियाने का काम किया जाता था, आज उन्हीं गरीबों को आवाज देने का काम किया है। वही युवा जो केवल पैकेट भर करके लाते थे, जो थैला भर के लाते थे, उनको रोजगार दिया जाता था, उनको नौकरी दी जाती थी। आज यहाँ काबिलियता के आधार पर और ऐसे युवा उद्यमी के आधार पर ही युवा को उद्यमी बनाने का काम किया जा रहा है। कितना बड़ा रोजगार उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ा हो रहा है, ये हम सब ने देखा, और उत्तर प्रदेश का युवा एक उद्यमी के रूप में बढ़ रहा है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव हुआ है, और इसका उदाहरण इससे बड़ा नहीं हो सकता। कितनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अंदर 17 लाख करोड़ का लक्ष्य लेकर के हम लोग इन्वेस्टर सबमिट करने जा रहे हैं, और इतनी बड़ी, माने देश से लेकर के, विदेश से लेकर के ऐसे लोग बड़ी संख्या में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे रोजगार बढ़ेगा, जिससे अपने अपने प्रदेश का नाम होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी उत्तर प्रदेश की हालत थी, हम सब लोगों ने देखी है। आज उत्तर प्रदेश की मंजिला क्या है कि उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की चर्चा देश के हर राज्यों में की जाती है। आज सुशासन का माहौल है, आज कानून व्यवस्था पर जनता भरोसा करती है, और वही भरोसा जनता का आशीर्वाद के रूप पर हमको मिलता है। वही जनता का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर है। ठीक है प्रोफेसर साहब, देखिए इन्वेस्टर समिट हो रहा है सर, विकास भी हो रहा है, हिंदुत्व को लेकर भी सरकार आगे बढ़ रही है, बीजेपी आगे बढ़ रही है, तो फिर दिक्कत क्या है? विपक्ष को परेशानी क्या है? मौनी अमावस्या के दिन पुष्प वर्षा करना कौन सा गुनाह है सर? देखिए, पुष्प वर्षा करने से हमारी आपत्ति नहीं है। ठीक है, जो संविधान की शपथ लेकर माननीय मुख्यमंत्री बनते हैं या सरकारें जब चुनी जाती है लोकतंत्र के तरीके से, हाँ, हमारी दिक्कत वहाँ पर है। हमारी जिम्मेदारी बनती है यहाँ के युवा, यहाँ के विद्यार्थियों के प्रति, जिनकी लगातार परीक्षाएं लीक हो रही है। बड़ी बड़ी बातें हमारे प्रवक्ता साथी कह रहे थे, उन किसानों के लिए जिनके लिए कहा था कि हम आपकी आय दुगनी कर देंगे, लेकिन निश्चित तौर पे उनकी हत्याएं हो गई, और हत्याएं भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। इसके अलावा हम देख पा रहे हैं कि लगातार उनकी आय, उनके बोला था कि जो गन्ने का मूल्य करेंगे वो अभी तक निर्धारित नहीं है, जो पुराना पेमेंट है वो करेंगे, वो अब तक नहीं करा गया। पुराने पेमेंट लेट होने पर अगर ब्याज करेंगे तो वो नहीं करेंगे। अब मजदूरों की हालत कोरोना काल में आपने सबने देखी है, व्यापारियों पे जीएसटी की मार है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भारतीय जनता पार्टी ने ठगा। ठीक है दीपक सुनकर बताइए, किसानों का गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, और ऐसा कोई सगा नहीं जिससे आपने ठगा नहीं, ऐसा कह रहे हैं प्रोफेसर साहब? ये साथ जैसी जिसकी कई उदाहरण है ना, जैसी जिसकी सोच तिन सोचे वही। जब देखा है हमने भी परिदृश्य कि कैसे लोगों को ठगने का काम किया जाता था, कैसे उनको लूटने का काम किया जाता था, और कैसे देखिए, जब ये गन्ना किसानों की बात कर रहे हैं या किसानों की बात कर रहे हैं, अगर किसानों की हित की चिंता किसी ने की है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। लेकिन सर किसानों को अभी गन्ना किसानों का भुगतान क्यों नहीं हुआ? समाजवादी पार्टी लगातार काफी महीनों से सवाल उठा रही है। तमीम जी, मैं वही बात कर रहा हूँ, आपने वादा किया था ना सर।
लाख करोड़ का गन्ना भुगतान किसानों का छोड़ करके गए थे। हमने हजारों लाख करोड़ों का भुगतान गन्ना किसानों को किया है और गन्ना किसानों का 2017 के बाद सरकार बनने के बाद 2 बार गन्ना किसानों का मूल्य बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की लेकिन सर सरकार ने किया। भुगतान क्यों नहीं हुआ, ये सवाल है। जिस तरीके से गन्ना भुगतान किसानों का भुगतान क्यों नहीं हुआ, ये बताइए। फिर गुमराह कर देखिए, निश्चित तौर पर हर गन्ना किसान का भुगतान किया जा रहा है और उसकी प्राथमिकता देकर के किया जा रहा है। हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों लोग किसानों का भुगतान करने का काम किया तो जा रहा है किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हवा हवाई है, मैं वेस्टर्न यूपी में रहता हूँ। नहीं, आप भुवन जी बता दीजिए ठीक है, ना कि कौन मैं आप गन्ना दोनों के पास किसानों का लौटूंगा, भुगतान लेकिन उससे छोड़ करके पहले गया था। आप दोनों के इसको पास बता दीजिए ना एक बार। लौटूंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा पर वापस लौटेंगे। रिपोर्ट देखिए। ये पुष्प वर्षा करती हुई तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि योगी राज में हिंदुत्व की अलग को लेकर कोई भी समझौता नहीं। तभी तो योगी राज में आस्था को सम्मान देने का सिलसिला कायम है। मौनी अमावस्या के दिन एक बार फिर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल इसकी तस्दीक कर रहे हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे थे। तो वहीं जहां योगी सरकार के आदेश पर श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए जा रहे थे, वहीं कांग्रेस योगी के फैसले पर सियासत का साया छा गया है। मगर बीजेपी भी जवाब देते हुए वार कर रही है। कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के मुद्दे पर योगी सरकार अपने स्टैंड पर कायम है। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार साधु संत और श्रद्धालुओं को आज जिस प्रकार से फूल बरसा रही है प्रयागराज संगम के तट पे, ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जितने भी हमारे आस्था के केंद्र हैं, चाहे जहाँ भी हमारे मंदिर हो, हमारे काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, अयोध्या का मंदिर हो, चाहे प्रयागराज के संगम तट पे मेला और जो माघ मेला है या कुंभ मेला है, उसमें उनको सुविधा देने की बात हो, श्रद्धालुओं को, साधु संतों को, या उन पे फूल बरसाने की बात हो, तो ये उनके सम्मान बढ़ाने वाला कार्य है और ये योगी सरकार पहले से करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। मौनी अमावस्या के दिन आप फूल बरसाइए, आपका स्वागत है। और ये न भूल जाइए कि इस देश की बेरोजगारी दर 8.30% हो चुकी है। इस देश की एक महिला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवान, जिसको अपने खिलाफ हो रहे यौन उत्पीड़न के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है क्योंकि उसकी सुनवाई नहीं है, तो आम महिला का क्या हाल होगा ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस देश का किसान जो सालों जाड़ा गर्मी बरसात में सड़कों पर रहा, उसकी सुध क्यों नहीं ली? उनकी सुध क्यों नहीं ली जो लॉकडाउन में नंगे पैर चलते चले आए? क्या उन पर फूल बरसाने की ज़रूरत नहीं थी? रास्तों में कितने अपनों को खो दिया लोगों ने। यहाँ भले ही विपक्ष योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहा हो, मगर ये बात भी सच है कि चाहे कुंभ हो या फिर कांवड़ यात्रा, योगी ने हर बार आस्था और हिंदुत्व को न सिर्फ तरजीह दी, बल्कि ये भी साबित किया कि आस्था और विकास के संगम के सारे यूपी को उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनाने का सपना देख रहे हैं। तभी तो गाजीपुर के मंच पर भी सीएम योगी ने ये बात दोहराई कि विकास से कोई समझौता नहीं। जाति, मत और मजहब की राजनीति कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकती। इसी ने उत्तर प्रदेश के विकास में सबसे बड़ा बैरियर था और इस बैरियर को उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश ने जब अंगड़ाई ली, बैरियर को हटाया, ताकत का एहसास देखा है, कार्य की गति को देखा है, सुरक्षा के बेहतरीन माहौल को देखा है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचते हुए देखा है। जहां एक और विपक्ष योगी पर बार बार हिंदुत्व के सारे सियासी निशाने साध रहा है, तो वहीं योगी सरकार इन्वेस्टर समिट के जरिए साबित करने में जुटी है कि सरकार की राहें विकास के पथ पर है। तभी तो 17 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य के जरिए योगी ये साबित करने में जुटे हैं कि उनका मकसद सिर्फ विकास है। मगर सवाल ये, क्या 2024 में आस्था और हिंदुत्व एक बार फिर से बनेंगे बीजेपी का चुनावी मुद्दा? तो फिर विपक्ष कैसे करेगा बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का सामना? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो चलिए चर्चा पर वापस लौटते हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक सोनकर और प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और बीजेपी के। भुवन साहब, योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया
हिंदुत्व का एजेंडा तो खैर चलता है और चलता ही रहेगा, हिंदुस्तान है तो हिंदुत्व का एजेंडा तो चलेगा ही, लेकिन विकास से कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं अभी आपको बता रहा था, किसानों की स्थिति का बता रहा था। अभी जो 700 किसान की हत्या हुई, उन्होंने कहा था कि मुआवजा देंगे। माननीय प्रधानमंत्री के विश्वास पर किसान घर चले गए, लेकिन वो विश्वास पे भी खरे न उतरे। आपने काले कानून को वापस लेने को कहा, किसानों को समय दिया और किसानों ने आप पे विश्वास करके गलती कर दी, क्योंकि 700 किसानों के हत्या का अभी तक मुआवजा नहीं मिला। जो उन पे मुकदमे चल रहे थे वो नहीं वापिस हुए, और अभी ये बाज नहीं आ रहे। अभी वही किसानों को गलियाने का काम करते हैं, और वो कह रहे हैं 2 कौड़ी की औकात। और निश्चित तौर पे खतौली की जनता ने, यहाँ के किसानों ने इनको इनकी औकात बताने का खतौली के उपचुनाव में काम करा। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, युवा और विद्यार्थी जब नौकरी मांगने को जाता है तो उन्हें लठ करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगातार जो परीक्षा लीक का वर्ल्ड रिकॉर्ड माननीय योगी सरकार में हो गया है, लगातार परीक्षा माफिया हावी है, उससे आज विद्यार्थियों और युवाओं की कमर टूट गई है। अब मजदूरों में आपने कोरोना काल में देख लिया था, हम तो चाहते थे वो जब वापस लौट रहे थे तो उन पे अपनी सरकार की मेहरबानी होती, और निश्चित तौर पे ये मजदूर, किसान, युवा, व्यापारी ये फूलों की बारिश कर देते हैं सरकार पर। लेकिन निश्चित तौर पे ये केवल विकास से ध्यान हटाने के लिए इनकी ये साजिश है। लेकिन अब जैसा कि मैनपुरी के चुनाव में गंगा जमुना तहजीब की जीत हुई है, और वहां पर जो जीत हुई है विकास की जीत हुई है, और वो जीत को रूप में हम देखते हैं जो भारत की तहजीब है, जो हमारी संस्कृति है, उसकी जीत हुई है। और लोगों ने मन बना लिया है कि मैनपुरी का मॉडल देश की दिशा और दशा तय करेगा। ठीक है, दीपक सोनकर कुछ कह रहे थे सर, हाथ उठा रहे थे आप। देखिए भुवन जी ने, कम से कम भुवन जी हमारे बड़े भाई हैं, ये तो तय माना कि मैनपुरी में विकास हुआ है। ये इन्होंने स्वीकार किया कि साहब मैनपुरी में विकास हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में विकास हुआ है, मुलायम सिंह के सांसद रहते हुए विकास हुआ। वो कितना विकास उसमें हुआ है वो मैनपुरी की जनता जानती है। और जिस तरीके से जनादेश साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसका भी परिणाम है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस उत्तर प्रदेश के अंदर जनता के गरीब कल्याण की योजना अगर गरीबों तक पहुंचाने का काम किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 के बाद ये जो बदलाव दिखाई दिया, जो सुरक्षा व्यवस्था का बदलाव दिया, जो गरीब कल्याण की योजना, वही गरीब है बेचारे, जिन गरीबों की जमीनों को हथियाने का काम किया। और आप किसानों की बात बता रहे हैं भुवन जी, मुझे भी याद है कि 2015 में किस तरीके से एक दलित किसान को ट्रैक्टर से मारकर उसकी हत्या कर दी गई, और उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराधी है उस पर दोषी होकर के उस पर कार्रवाई होती है, निश्चित तौर पर कार्रवाई होती है। और वही अपराधी सत्ता के संरक्षण में गरीबों को परेशान करने का काम करते थे, उनको पीड़न करने का काम करते थे। अखिलेश यादव की सरकार में अंदर जो उत्तर प्रदेश बदलाव ट्रैक्टर से कुचल के हत्या कर दी गई, बताइए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ हत्या कर देता है और नहीं आप बताइए ना कि आपकी सरकार में किस तरीके से पत्रकार की थाने के अंदर हत्या कर दी जाती है, उस पर कोई मुकदमा नहीं होता, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जो दिखा देता है उसके साथ कैसा भी होता करते हैं। पत्रकारों को कितने आपने फर्जी मुकदमों जेल में डाल दिया। योगी सरकार तो रिकॉर्ड इतना सम्मान आप पत्रकार भाइयों का करते हैं, ये जनता जानती है और हमारे पत्रकार भाई जानते हैं। हमेशा से जब आपकी हार होती है तो मीडिया पर सवाल खड़ा करते हैं, सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हैं, लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करते हैं, अपनी हार को स्वीकार नहीं करते। उसमें दिखाया गया कि पत्रकार अपनी व्यथा बता रहा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से पत्रकार को इतनी निर्मम हत्या किस तरीके से उस पत्रकार को जला करके उसको मार दिया गया था, हमारे भाई को, हमारे टुकड़े को, और उसकी कोई एफआईआर, कोई सुनवाई, कुछ भी नहीं किया गया। इससे बड़ा अपराध उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हो नहीं सकता। भुवन जी, आप इसको घुमाने का काम मत करिए, इसको काम मत करिए। इतना अपराधियों का संरक्षण था, हमने भी देखा है किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़े दंगे में ऐसे लोग शामिल जो जाकर के मुख्यमंत्री जी की बिरयानी खाते हैं, जो मुख्यमंत्री जी के साथ में फोटो खिंचाते हैं, जो उनके संरक्षण में खड़े रहते हैं। और तो और मुख्यमंत्री जी आप तो हमारे जो थे भैया, वो तो आतंकवादियों की भी एफआईआर वापस लेने की बात करते हैं, उनको भी संरक्षण देने का काम करते हैं। ये भी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है और उसी का परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता दे रही है। अब मैं बोलूं, बोलिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करा है, एक पत्रकार कह रहा है कि मेरे को खबर दिखाने पर
मेरी हत्या की साजिश है। आज ही का वाक्य है, पहले का वाक्य नहीं करा। ये सरकार जो है निश्चित तौर पे पत्रकारों की विरोधी है, युवाओं की विरोधी है, किसानों की विरोधी है, मजदूरों की विरोधी है, और इनका जो छदम। लेकिन दीपक सोनकर इस बात का जवाब नहीं दे पाया आपके किसानों का गन्ना का भुगतान क्यों नहीं हो पाया अब तक? किसानों का आखिरकार कौन सी प्रक्रिया के तहत, कौन सी प्रक्रिया के अधीन है जिसके चलते इतना समय हो गया किसानों का गन्ना भुगतान नहीं कर पा रहे? आपके तो वादे में था। आदित्यनाथ जी ने तय करके 14 दिन के अंदर भीतर कि किसी हाल में गन्ना किसान का भुगतान होना चाहिए, और जिस आधार पर उनका गन्ना किसान का भुगतान दिया है, हमने तो इनके भाई, हमारे भुवन भाई कह रहे हैं, इनके सरकार में छोड़े गए 1.5 लाख करोड़ रुपए का भी गन्ना किसान का भुगतान करने का काम किया। लेकिन सवाल ये है लगातार हमने 2019 का चुनाव, 2014 का चुनाव बीजेपी हिंदुत्व के सहारे लड़ी, जीती। मुद्दा बरकरार था राम मंदिर। राम मंदिर को लेकर आप बीजेपी ने फ्रंट फुट पर खेला और आपकी सरकार भी बनी देश भर में प्रचंड बहुमत के साथ। लेकिन 2024 में भी मुद्दा हिंदुत्व रहने वाला है क्या? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं शुभम जी, हमारी आस्था के साथ पूरी आस्था है, हमारी सनातन परंपरा के साथ भी पूरी आस्था है, और हम सनातन परंपरा के साथ बढ़ते हैं। दूसरी बात हमारा यह है कि हमारी आस्था उन गरीब कल्याण की योजना में भी है, हमारी आस्था युवा के रोजगार के लिए भी है, हमारी आस्था उनके विकास के हित के लिए, न जाति, न धर्म, न संप्रदाय देख करके हर किसी के हित की बात करना, उसको योजना का लाभ पहुंचाना, और आज अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सशक्त बनाया गया है और उसको योजना का लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। और उसी के आधार पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक मॉडल और एक प्रदेश का एक देश विकास के नाम पर खड़ा हुआ है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी मुद्दे के साथ बढ़ रहे हैं जो लेकिन सवाल यह है प्रोफेसर साहब, करके दिखाया है। इतना बड़ा मुद्दा है हिंदुत्व का भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास तो हिंदुत्व मुद्दा भी नहीं है। हिंदुत्व के मुद्दे के सामने विपक्ष कैसे टिक पाएगा? देखिए, हमने बताया हिंदू भाव देश है हिंदुस्तान। दिशा और दशा मैनपुरी मॉडल करेगा, और मैनपुरी जो मॉडल है विकास का मॉडल है, गंगा जमुना तहजीब का है, और भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति के अंत का मॉडल है। यहाँ से इनकी शुरू हो गई है। आप देखिए ना, खतौली, मैनपुरी, है ना, निश्चित तौर पे खतौली और मैनपुरी के अलावा कुछ है नहीं समाजवादी के पार्टी के पास बताने के लिए। बार खतौली और मैनपुरी आप कर देते हैं, वो कह देते हैं ले लीजिए आजमगढ़, लीजिए रामपुर। खतौली मैनपुरी आप बता रहे हैं, वो आजमगढ़ रामपुर बता रहे हैं। बात तो 50-50 हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो लास्ट जो परिणाम है उसने देश की दिशा और दशा तय कर दी। ये हारे हुए मनोबल के साथ चुनाव में जा रहे हैं, और हम जीते हुए देश की दशा तो रामपुर का परिणाम ने तय करी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रामपुर की जनता ने आशीर्वाद दिया, और जो जिस समाज को हमेशा ये लोग बरगलाने का काम करते थे, आज वो समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। ये रामपुर का उदाहरण है। रामपुर में आपने जो चुनाव जीता है वो शासन प्रशासन ने चुनाव जीता है। आजाद भारत का जहाँ हार जाते हैं भुवन जी, वहाँ शासन प्रशासन हो जाता है, वहाँ ईवीएम खराब हो जाती है, वहाँ जो है लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, वहाँ जो है सामाजिक संस्थाएं अपना काम नहीं करती है। और जहाँ मैनपुरी में किया था क्या? मैनपुरी में ठीक था ना? आपने वहाँ पर अधिकारियों को चुनाव ना लड़वाने के, ना निकलवाने के लिए रामपुर में किया तो मैनपुरी में भी कर सकते थे ना, अगर आपकी नजर में। आपकी लिखित शिकायत चुनाव आयोग में करी है। आप लोग लगातार ये तो आपकी टेक्निक है, ये तो पुरानी टेक्निक है। हाँ, जब हार जाते हैं तो शासन पर सवाल है, प्रशासन पर सवाल है, सामाजिक संस्थाओं पर सवाल है, सरकारी संस्थाओं पर सवाल है, ईवीएम पर सवाल है। आजाद भारत का सबसे कम वोट परसेंटेज रामपुर में हुआ है। आजाद भारत का वोट आजाद, अरे भैया वहाँ कैसा चुनाव होगा? वहाँ की जनता भी तो त्रस्त हो गई है। कितने बार वहाँ चुनाव कराया जाएगा, इस बात की जानकारी है आपको? नहीं है कि किस तरीके से वहाँ की जनता त्रस्त थी और त्रस्त के परिणाम को तोड़ा है, उस बैरियर को तोड़ने का काम किया है वहाँ की जनता ने। ठीक है, लेकिन प्रोफेसर साहब, मेरा सवाल ये है कि आप मैनपुरी बता देते हैं, आप खतौली बता देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ है समाजवादी पार्टी के पास बताने के लिए? मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी। हाँ, देखिए, कोई भी चुनाव में पार्टी जाती है, कार्यकर्ता जाते हैं, नेता जाते हैं, उनके मनोबल तो होता है। इस समय समाजवादी पार्टी का मनोबल बहुत बड़ा हुआ है,
हमारा नहीं, कार्यकर्ता मनोबल बढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसा बताने के लिए क्या है, मैनपुरी चलिए आप जीत लिए, कोई बहुत बड़ा अचंभे वाली बात नहीं है। आपको मैं संवेदनाओं आपको- वाला वोट मैं मिला है और आपको मैनपुरी आपका घट रहा है, सीट है आपकी मैं आपको 1996 बता से रहा हूँ, लेके। 3 लाख से वोट सुन से तो लीजिए जीते। सर, प्रोफेसर साहब, 3 लाख वोटों से जीते। प्रोफेसर साहब आप शिक्षक भी हैं, प्रोफेसर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों के भी सुन लीजिए, बच्चा समझ के सुन लीजिए मुझे। अरे सत्य तो मैं कह रहा हूँ कि सर मैनपुरी के अलावा कुछ बताने के लिए, देखिए मैनपुरी तो सर आपका गढ़ था, और ये लगभग मान के चल रहे थे राजनीति के जो विश्लेषक हैं, राजनीतिक गुरु हैं, कि साहब मैनपुरी तो समाजवादी पार्टी जीत ही रही है। नया कौन सा तीर मार लिया समाजवादी पार्टी ने, बल्कि रामपुर आपका जो गढ़ था वो बीजेपी छीन के ले गई। मैं अब आप कह रहे हैं कोई गढ़ है जो आपने हत्याया हो बीजेपी से? मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ठीक है, खतौली ये लगातार जीत रहे थे, हाँ जीत रहे थे। हाँ, हमने वो वो तो सीट आरएलडी जीतने का का- प्रत्याशी था ना सर, समाजवादी पार्टी ने थोड़ा अरे कैंडिडेट भाई उतारा साहब था। ऐसे थोड़ी होगा, कल को इनके अपना दल का कोई कैंडिडेट जीत जाएगा, वो एनडीए का पार्टनर नहीं है क्या? कैसी बात कर? नहीं, वो क्या चल हमारे गठबंधन का हो गया, कैसी गठबंधन बात का कर हो रही गया। है? तो चलिए किसका ठीक है, गठबंधन का मान हो? लिया, समाजवादी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है कि नहीं हुआ? मान लिया खतौली, ठीक है। तो आप इनसे हमने छीना है। और ओके। दूसरा बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो किसानों का जो मुद्दा है, जो बेल्ट है, आपको देखिए वेस्टर्न यूपी की जो बेल्ट है, जहाँ मैं भी रहता हूँ, आप भी रहते हैं, हाँ। ये गन्ना किसान बेल्ट है। और निश्चित तौर पे वहाँ पर किसान को जो पेमेंट का ही बता रहे हैं, मैं लगातार डिबेट में रहता हूँ, आपके चैनल में भी, अन्य चैनलों में भी, लगातार वहाँ का किसान बहुत दुखी है। देखिए पहले जो इनके साथ हुआ, आप चाहे आंदोलन में हुआ, उसके बाद आप लगा लीजिए जो पेमेंट की आज की स्थिति भी बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आपका एक जिम्मेदार चैनल है, देश देख रहा है। आज तक उनकी जो बैक पेमेंट है वो नहीं हो रही, और जो कहा था कि ब्याज देंगे लेट होने पे, वो भी नहीं हो रहा, और नया गन्ना मूल्य नहीं बोला। क्या इससे बच पाएंगे? खतौली में बताया इनको, खतौली में बताया नहीं बताया? इनके नेता कह रहे थे कि किसान नेता को कि हम तो आज तेरी दो। आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ गई सर, शायद म्यूट हो गया, एक बार देखिए एक बार प्रोफेसर साहब। मेरे को आ रही है आवाज? जी सर, आ रही है, आ रही है, आ रही है। देखिए मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी हर जिले में कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे हैं। ठीक है। माननीय शिवपाल जी भी पूरे निकले हुए हैं। पार्टी ठीक है। बूस्टअप है, और पार्टी का कार्यकर्ता नेता बूस्टअप है, वही चुनाव ठीक है, लड़ाता दीपक है, सोनकर वही- साहब, ये हिंदुत्व वाला मुद्दा आप मतलब अन्य पार्टियां कैच करना चाह रही थी कि राहुल गांधी लगातार भगवान शिव की बात कर रहे हैं, महादेव की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी कैच करना चाह रही है, कांग्रेस कैच करना चाह रही है, आपने एकदम इसमें अपना आधिपत्य जमा लिया है कि हिंदुत्व नहीं है बीजेपी, हिंदुत्व यानी बीजेपी, हिंदू यानी भारतीय जनता पार्टी। हिंदुत्व आप किसी को लेने ही नहीं दे रहे हैं सर। अरे सर, और भी पार्टियों का वोट बैंक सद रहा है, थोड़ा दे दीजिए, बांट दीजिए हिंदुत्व के मुद्दे को। देखिए हम तो यही चाहते हैं शिवम भाई कि हर व्यक्ति को भगवान सबके, हाँ, भगवान सभी के लिए हैं। लेकिन और बीजेपी कह रही है कि भगवान श्री राम हमारे ही हैं, हिंदुत्व तो हमारे हैं, हिंदुत्व हमारा है। सनातन परंपरा को सबको सम्मान करना चाहिए। सनातन परंपरा के आस्था के साथ सबको सम्मान देना चाहिए। लेकिन ये पेटेंट वाली जब बात आ जाती है, ऐसा लगता है कि बीजेपी का ही पेटेंट है हिंदुत्व पर। दूसरी बात तो ये है कि अगर हिंदुत्व की बात राहुल गांधी जी कैसे करते हैं, हिंदुत्व और हिंदुत्व की तुलना अलग अलग कर देते हैं। जनेऊ पहन ली है सर, जनेऊ पहन के घूम रहे हैं भारत जोड़ो हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, वो सत्ता के लोग जनेऊ पहना दिया आपने। वो आस्था और भावना नहीं है, वो केवल सत्ता की चाह है, वो जनता को गुमराह करने की चाह है। हमेशा से जो वही लोग जो राम भक्तों के कभी मंदिर के निर्माण पर कभी इकट्ठे नहीं हुए, कभी सशक्त नहीं हुए, आज वो राम जी की जय जयकार। ठीक है, भगवान राम तो सबके और सबको करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ भुवन भाई से भी और सबसे भी, इतना बड़ा भव्य राम मंदिर बन रहा है, आप भी जाके दर्शन करके आइए और देख करके आइए, कितना दिव्य अयोध्या दिख रहा है। काशी विश्वनाथ जाइए कि काशी विश्वनाथ का भी कितना भव्य कॉरिडोर बन रहा है। तो ये भी उत्तर प्रदेश प्रोफेसर साहब तो जा चुके हैं दर्शन करने 2-3 बार। देखिए मैं इसका कहना चाहता हूँ, जो भारत का संविधान है वो मुझे मेरे धर्म का अधिकार देता है, हमारे पत्रकार साथी यहाँ पे आपको देता है, हमारे प्रवक्ता साथी को देता है। ये सीख लेने की हमें भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता नहीं है। हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, किसान, मजदूर, युवा, विद्यार्थी, इनकी लड़ाई को व्यापारी नहीं तो आप सनातन परंपरा को नहीं मानते हैं क्या? हम वो मेरा व्यक्तिगत विषय है, वो मैं किस भगवान की पूजा करूं, ये अधिकार मुझे आप नहीं देते, भारतीय जनता पार्टी नहीं देती ये अधिकार। आप तो यही बात करें, दीपक सुनकर के बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम बोल के दिखाइए। दीपक सुनकर यही बात कर रहे हैं आप तो। मेरी बात भुवन भास्कर से हम तो जय महादेव भी बोलते हैं, हम जय बजरंगबली बोलते हैं, हम जय सियापति राम भी बोलते हैं, लेकिन हम इस देश के सभी सद्भाव से हम जय श्री राम नहीं बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश के सद्भाव से खेलती है, इसी को लड़ाई को लड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी करती है।
अरे आदरणीय सर, प्रोफेसर साहब, आप भगवान श्री राम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, सबको मानते हैं हम। कौन से भगवान को नहीं मानते? हम तो अल्लाह को भी मानते हैं, हम तो वाहिगुरु को भी मानते हैं, हम तो जीसस को भी मानते हैं, हम इस देश के संविधान को मानते हैं। आप इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं, यही तो लड़ाई है तभी आपकी आप हमारी। संविधान पर सवाल खड़ा करते हैं, हाँ, आप लोकतंत्र पर खड़ा बिल्कुल, खड़ा करते हमारा हैं, मानना है कि कभी आप भारतीय जो है जनता जो पार्टी सरकारी संविधान संस्था है को उन पर खत्म सवाल करनी खड़ा है, करते हैं, लोकतंत्र को खत्म कभी आप करना चाहती लोकतंत्र है। की हत्या बताते हैं। हम तो मानते हैं, हम मानते हैं भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाह रही है, लोकतंत्र को खत्म चाह रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। चलिए ठीक है, समय खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका दीपक सोनकर जी। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।